हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ कार्डियोमायोपैथी। सो पार्ट 4 ऑफ कार्डियोमायोपैथी में हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट, इसके सर्जिकल मैनेजमेंट और इसके नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ने वाले। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है कार्डियोमायोपैथी का, तो आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है कार्डियोमायोपैथी का, वो उसके कारण पे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार कार्डियोमायोपैथी हो गई तो उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी है। क्योंकि अगर वेसल्स डायलेट हो गए, चैम्बर डायलेट हो गए, ठीक है, वहां पर स्कार फॉर्मेशन हो गया, तो उसको हम सर्जरी से ही ट्रीट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो मेडिसिन दी गई कार्डियोमायोपैथी में, वो सिर्फ उसके कॉजेस को रोक रहा है, ठीक है। जिस कारण भी कार्डियोमायोपैथी होती है, उन वाले कारणों को ये मेडिसिन रोकती है। तो यहाँ पर पहली जो मेडिसिन है वो है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। इसके नाम में आ रहा है ब्लॉकर, इट मीन्स ये किसी चीज को ब्लॉक कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये एक हार्मोन को ब्लॉक करता है, उसका नाम है एड्रेनालिन हार्मोन। जो हमारी किडनी होती है, उसके ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, उनसे एक हार्मोन निकलता है जिसको हम एड्रेनालिन हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। फाइट मीन्स या तो लड़ो या तो वहां से भाग जाओ। अगर आपके सामने अचानक से शेर आ जाए या फिर कोई डेंजरस सिचुएशन हो जाए, तो हमारी बॉडी अपने आप को क्या करती है? प्रिपेयर करती है। तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जिससे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, और हमारा बीपी वगैरह इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हमने इस वाले हार्मोन को रोकना है, क्योंकि बीपी इंक्रीज होना मतलब हमारे हार्ट पे अधिक प्रेशर पड़ना, ठीक है, हमारे हार्ट को अधिक काम करना पड़ रहा है। इससे अरिदमिया कंडीशन बढ़ सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। तो यहां पर बीटा ब्लॉकर ने ब्लॉक किया है एड्रेनालिन हार्मोन को, जिसे कि नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो इस हार्मोन को ब्लॉक करने के बाद जो बीपी है वो कम हो जाएगा, हमारे हार्ट पे स्ट्रेस कम पड़ेगा, हार्ट रेट भी कम हो जाएगी। तो यहां पर जो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन है, उनके लास्ट में LOL आता है, जैसे कि एसिबिटोलॉल, एटिनोलॉल एंड बिसोप्रोलॉल। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यहां पर भी वर्ड क्या आ रहा है? ब्लॉकर। अभी किस चीज को रोक रहा है, किस चीज को ब्लॉक कर रहा है? ये ब्लॉक कर रहा है कैल्शियम को, ठीक है। क्योंकि अगर कैल्शियम जो आयन है वो हमारी वेसल्स में जाए, हमारी आर्टरीज या वेन्स में जाए, या फिर ये हमारे हार्ट के जो मायोकार्डियल सेल या टिश्यू में जाए, तो कैल्शियम क्या करता है? वहां पर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो हमारी वेसल्स पतली हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, और अगेन हमारा बीपी बढ़ जाएगा। और दूसरा, अगर ये हमारे हार्ट के मायोकार्डियम सेल और टिश्यू में गए, तो वहां पर ये अधिक कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी। इट मींस हमारा हार्ट बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे कि वहां पर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होने का खतरा है, ठीक है। वहां पर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हमारे हार्ट पे अधिक स्ट्रेस पड़ेगा और हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो ब्लड है वो बहुत ही कम जाएगा हमारे आयोटा में। अगर हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है तो वो बहुत ही कम ब्लड को बाहर फेंकेगा आयोटा में, और हमारी पूरी बॉडी को बहुत कम ब्लड सप्लाई मिलेगी। तो इसलिए हम कैल्शियम को यहां पर रोकते हैं सेल के अंदर जाने से, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है। तो यहां पर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है, उनके लास्ट में एक वर्ड आएगा, उसका नाम है डिपीन, ठीक है। तो जिन मेडिसिन के लास्ट में डिपीन आता है, जैसे कि एम्लोडिपीन, निफिडिपीन, निकाडिपीन, ये सारे एग्जांपल किसके? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के। नेक्स्ट यहाँ पर दवाई है वेसोडाइलेटर। नाम से पता लग रहा है वेसल्स को डायलेट कर देना, वेसल्स को फैला देना, ठीक है। तो वेसोडाइलेटर के एग्जांपल्स में AC इनहिबिटर्स आता है, ठीक है। इसके एग्जांपल में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आता है, और नाइट्रेट्स इसके एग्जांपल में आता है। तो इट मीन्स ये हमारी वेसल्स को डायलेट कर देगा, ताकि जो ब्लड का प्रेशर हो वो मेंटेन रहे, ठीक है, वो कम रहे, और हमारे हार्ट पे कोई भी स्ट्रेस, कोई भी अधिक वर्कलोड ना पड़े। तो यहां पर जो मेडिसिन का एग्जांपल है वो है AC इनहिबिटर। इसके नाम पे आ रहा है इनहिबिटर, ठीक है। तो यहां पर ये किसी चीज को इनहिबिट कर रहा है, किसी चीज को रोक रहा है। तो यहां पर ये रोकता है AC एंजाइम को। क्यों? क्योंकि जो AC एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में बदल देता है। जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो तो बॉडी में इतना कुछ नहीं करता है, बट अगर एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में बदल जाएगा
तो ये हमारे बीपी को बढ़ा देगा, ठीक है। हमारे किडनी में जो एड्रेनल हार्मोन है उसको भी बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा। मींस हमारी यूरिन से कम अमाउंट में वाटर एंड सोडियम जाएगा, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा जो है वर्कलोड पड़ेगा। तो यहां पर हार्ट के ऊपर अगर एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ेगा, इट मींस हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो यहां पर हम एसी एंजाइम को ही रोक देंगे। अगर हमने एसी एंजाइम को ही रोक दिया तो वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में बदल ही नहीं पाएगा। ओके दूसरा जो यहां पर है नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारी वेसल्स में जो एंडोथीलियल वॉल है उसको स्मूथ कर देगा, उसको डायलेट कर देगा, जिससे कि वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और बीपी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा और ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। और जो हार्ट है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो आराम से कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। अगर आगे की ब्लड वेसल्स पतली, मतलब आगे की ब्लड वेसल्स अगर डायलेट होंगी तो हमारे हार्ट को भी ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा ब्लड को बाहर फेंकने में, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ब्लड आगे क्या है, डायलेट है। ओके तो हमारे हार्ट के ऊपर भी रेजिस्टेंस कम पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर है मेडिसिन ओपियाइड्स एनाल्जेसिक्स, ठीक है। इस मेडिसिन को यहां पर क्यों दिया गया है, क्योंकि मायोकार्डियल मसल्स के डैमेज होने से, कॉर्नरी आर्टरीज से ब्लड सप्लाई कम मिलता है हमारे हार्ट को, तो पेशेंट को चेस्ट पेन फील होता है, एंजाइना अटैक्स आते हैं पेशेंट को, या फिर बहुत ज्यादा कफ पेशेंट को बनता है, इतना कफ वो सहन नहीं कर पाता। तो यहां पर हम पेन रिलीवर मेडिसिन देंगे, ठीक है। ओपियाइड्स एनाल्जेसिक्स देंगे, जो पॉपी प्लांट से मेडिसिन आती है, जो ड्रग्स आती है वो देंगे। तो यहां पर एग्जांपल है मॉर्फिन, कोडिन एंड मेप्रिडिन। ओके तो ये सारी मेडिसिन जो एनाल्जेसिक्स होती है, इनको हम फिजिशियन या फिर डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं, ओके क्योंकि एक फॉर्म की ड्रग्स होती है। नेक्स्ट यहां पर जो मेडिसिन आती है वो है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मींस ब्लड को मोटा ना होने देना, ठीक है, ब्लड को पतला रखना, थिन रखना, क्योंकि अगर ब्लड थिक हो जाएगा तो वहां पर क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर कोगुलेशन हो जाएगा तो वहां पर क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स के चैम्बर में क्या हो रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है और बहुत ही कम अमाउंट में क्या कर पा रहा है, वो वेंट्रिकल ब्लड को बाहर पंप कर पा रहा है। मैक्सिमम ब्लड जो होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में वो वेंट्रिकल्स में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर कोगुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड के गाढ़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर मेडिसिन कौन से देंगे, वारफेरिन देंगे। नेक्स्ट यहां पर आता है थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बो मतलब ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा, ब्लड क्लॉट को तोड़ देगा, ठीक है। तो अगर ब्लड वेसल्स बिल्कुल पतली हो जाएंगी और वेंट्रिकल्स में ब्लड जमा हो जाएगा, या फिर वेंट्रिकल्स ढंग से ब्लड को बाहर नहीं फेंक पाएगा, तो क्या होगा, वहां पर क्लॉट बन सकते हैं और वो क्लॉट हमारी जो आर्टरीज है, वेन्स है, वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। अधिक ब्लड प्रेशर से क्या होगा, वहां की जो वेसल्स होंगी वो रप्चर हो जाएंगी और वहां पर भी क्लॉट बन सकता है। अगर वो क्लॉट हमारे ब्रेन में चला गया या हमारी बॉडी में थ्रोम्बस कॉज कर देगा, ठीक है, और हमें स्ट्रोक पे आ सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, थ्रोम्बोलाइटिक्स में ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना है, ब्लड क्लॉट को तोड़ना है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है या फिर टीपीए, ट्रांस प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर। ओके नेक्स्ट यहाँ पर है डाययूरेटिक्स, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में एडिमा भी आ रहा है, हमारे लंग्स में कंजेशन भी हो रहा है, तो हमें अधिक सोडियम और अधिक वाटर को बॉडी से बाहर निकालना है, रिलीव करना है, ताकि पेशेंट में जो स्वेलिंग है, जो एडिमा है, वो कम हो सके। तो यहां पर कौन सी मेडिसिन देंगे, डाययूरेटिक्स। इसके एग्जाम्पल है लेसिक्स। ओके नेक्स्ट है यहां पर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हमेशा क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, हार्ट की पावर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, हार्ट की पावर को, हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, हार्ट को एक एनर्जी देते हैं, इसका नाम है डिजॉक्सिन। ओके तो यहां पर कौन सा है, ये डिजॉक्सिन है। नेक्स्ट यहां पर है कोलेस्ट्रोल लोअरिंग ड्रग्स, क्योंकि कोलेस्ट्रोल से क्या होगा,
कोलेस्ट्रोल अगर जम जाएगा, फैट अगर जम जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो कॉर्नरी आर्टरी है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है, वहां पर प्लेग बन सकता है, वहां पर प्लेग का रप्चर हो सकता है, जिससे कि आगे मायोकार्डम को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, मायोकार्डम डेथ हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर देंगे स्टैटिन्स। जो हमारे कोलेस्ट्रोल होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रोल हो गया, ठीक है, तो जो बैड कोलेस्ट्रोल होते हैं उसको ये कम कर देगा और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देगा। तो इसकी मेडिसिन है स्टैटिन्स। नेक्स्ट हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी। जब मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने के बाद हार्ट में कोई चेंजेस नहीं आते, हार्ट ठीक नहीं होता है, तो एट द लास्ट हम क्या करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर जो पहली सर्जरी की गई है वो है सेप्टल एब्लेशन, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या हुआ है कि जो सेप्टम रीजन है उसमें सेल्स का जो अमाउंट है, सेल का जो इंक्रीमेंट है वो अधिक हो जाता है, जिससे कि सेप्टम रीजन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर सेप्टम रीजन हल्का सा बढ़ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड में, तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है उसको निकलने में दिक्कत होगी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, आयोटा में, ठीक है। तो आयोटा की जो वॉल्व है जहां से ब्लड निकलता है और सेप्टम का जो रीजन है उसमें क्या होगा, सेप्टम के रीजन में क्या होगा, थिकनेस आ जाएगी, वहां पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो यहां पर हमको क्या करना है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में उस सेप्टम में एब्लेशन करना है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, इट इज अ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, ठीक है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव है। By using a long catheter, alcohol is injected which shrinks septum's heart tissue, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पेशेंट का जो सेप्टम रीजन है उसकी थिकनेस को हमें कम करना है, क्योंकि वो एक रुकावट पैदा कर रही है ब्लड के आउटफ्लो में, ठीक है, ब्लड के बाहर निकलने में। तो इस सर्जरी में क्या करते हैं, पेशेंट के ग्रोइन एरिया से हम एक फ्लेक्सिबल गाइड कैथेटर डालेंगे, ठीक है, और उसको हम कॉर्नरी आर्टरी में भेज देंगे। फिर कॉर्नरी आर्टरी की 3 ब्रांचेस होती है। अब उनमें से जो ब्रांच ब्लड कहां लेके जा रही है, हार्ट के सेप्टम रीजन में लेके जा रही है, उस वाली कॉर्नरी सेप्टम ब्रांच को हम पकड़ लेंगे, ठीक है। उस वाली कॉर्नरी सेप्टम ब्रांच को हम उसमें आगे कैथेटर को इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि वो जो कॉर्नरी सेप्टम ब्रांच है वो किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, सेप्टम वाले भाग को ब्लड सप्लाई कर रहा है। और सेप्टम कौन सा भाग है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के जो बीच में मसल्स की लेयर आती है उसी को हम सेप्टम रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो पेशेंट के ग्रोइन से हमने क्या करा, एक फ्लेक्सिबल गाइड कैथेटर इंसर्ट कर दिया है। वो कैथेटर हमारी कॉर्नरी आर्टरी से होके उस वाली कॉर्नरी आर्टरी में जाएगी जो हमारे सेप्टम वाले भाग को ब्लड सप्लाई देती है। फिर इस टेस्ट को हम पूरा का पूरा इकोकार्डियोग्राफी लेंगे, इसको हम फ्लोरोस्कोपी के दौरान करेंगे, ठीक है। इसकी पूरी इमेजेस लेंगे, इसमें पूरी वीडियोग्राफी इसमें होती है कि किस तरह से कैथेटर हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी में जा रहा है। फिर क्या करेंगे, उस फ्लेक्सिबल कैथेटर में 1 ml या फिर 1 cc हम जो प्योर एल्कोहल है जिसे हम इथेनॉल बोलते हैं वो हम इंजेक्ट कर देंगे। जैसे सेप्टम के उस वाले कॉर्नरी आर्टरी में, जैसे सेप्टम वाले जो रीजन है उसकी कॉर्नरी आर्टरी में, क्योंकि सेप्टम वाले भाग को भी तो हार्ट की कॉर्नरी आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई दे रही है, इसीलिए वहां क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी अधिक हो रही है, ठीक है। वहां पर हाइपरट्रॉफी को रोकना हमें, तो वहां पर हम 1 ml जो प्योर एल्कोहल होता है इथेनॉल उसको डाल देंगे। उसको डालने से क्या होगा, जो इथेनॉल होगा वो क्या करेगा, वहां पर ब्लड सप्लाई को रोक देगा। उस वाले रीजन में, जिस वाले रीजन में वो हाइपरट्रॉफी दिख रही है वहां पर ब्लड सप्लाई रोक देगा और धीरे धीरे फिर क्या होगा, जो हार्ट का जो सेप्टम वाला भाग है वो डेथ होना शुरू हो जाएगी, वहां की सेल और टिश्यू की डेथ होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड हार्ट अटैक। अगर उस वाली रीजन तक ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो वहां पर जो भाग है उसका डेथ होना शुरू हो जाएगा, वहां पर हम हल्का से लोकलाइज हार्ट अटैक देंगे, जिसकी वजह से वहां के जो सेल और टिश्यू है उनकी डेथ हो जाएगी, वहां से वो खत्म हो जाएंगे। तो वहां पर जो दूसरी सेल की लेयर आएगी, नेचुरली बॉडी में लेयर आती नहीं, वो कौन सी आएगी, वो बिल्कुल पतली वाली आएगी, तो वहां का रास्ता खुल जाएगा। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वो ब्लड आराम से आयोटा में होकर हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई मिल सकता है। तो सेप्टल एब्लेशन ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट प्रोसीजर हम कौन सा करेंगे, सेप्टल मायोटोमी। टोमी मतलब उस मसल्स के भाग को निकाल देना, मसल्स के भाग को निकाल देना।
इसमें भी हम किसको ले रहे हैं, हार्ट के सेप्टम रीजन को ले रहे हैं, हार्ट के बीच वाला जो मसल्स है उसको ले रहे हैं, क्योंकि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि उसी वाला सेप्टम का जो रीजन है वो अधिक बढ़ जाता है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसीजन लगा के वहां पर कट मार के जो भाग अधिक बड़ा हुआ है, जो भाग अधिक बाहर निकला हुआ है उसको निकाल देंगे। ठीक है, ट्रीट हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को ट्रीट करता है। सर्जन रिमूव्स पार्ट ऑफ थिकेंड सेप्टम दैट इज बल्जिंग इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मेन काम होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। बट अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टम रीजन में ही हाइपरट्रॉफी हो गई, सेप्टम में ही थिकनेस हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ठीक है, ये सर्जरी कैसे होती है, इसमें सेप्टम रीजन में जो हमारा चेस्ट रीजन है उसमें एक इंसिजन लगाया जाता है। ठीक है, हार्ट को मतलब उसको पूरा ओपन किया जाता है। फिर जो अयोटा है उसमें से एक कैथेटर को अंदर डाला जाता है। ठीक है, कैथेटर को हम अयोटा के अंदर डालेंगे, उसको हम पूरा इमेजिंग जो इकोकार्डियोग्राफी है उसके दौरान हम उसको देख के वो पूरा प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी में लगातार वीडियोस चलती रहती है। फिर वहां पर हम एक कैथेटर डालेंगे और जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उससे, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, जो भाग है, जो वो रीजन है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे सेप्टम के। ठीक है, उसको हमने किसी ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड से उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जैसे वो रीजन कट हो जाएगा, इट मीन्स वहां का जो मसल से वो हट गया है वो दोबारा वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, वो मसल्स वहां से हमने रिमूव कर दिया है, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन का रास्ता है, जो रुकावट कर रहा था, वो रास्ता खुल जाएगा और जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो अब आराम से जो हमारा अयोटा है उसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ठीक है, जैसे कि हम जब पेशेंट की एकदम से हार्ट बीट रुक जाती है तो उसको बाहर से हम डिफिब्रिलेशन देते हैं। ठीक है, उसकी हार्ट को एक इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। तो ये यहाँ पर जो कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर हम लगाएंगे वो ऐसे पेशेंट में लगाएंगे जिनमें लगातार अर्धेमे की कंडीशन बनी होती है, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी में मसल्स डैमेज होती है, मसल्स में डिजीज होती है, जिसके कारण उसका थोड़ा बहुत जो प्रभाव होता है, थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है हार्ट का, एसए नोड, ठीक है, उस पर भी बढ़ता है। तो अगर एसए नोड पेशेंट का ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एसए नोड ही तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करेगा जो पूरे हार्ट को बीट करने में हेल्प करेगा। तो यहां पर हमने क्या करा, पेशेंट की ही बॉडी में उसकी कॉलर बोन के नीचे एक डिफिब्रिलेटर डिवाइस लगा देंगे। ठीक है, तो जैसी उस डिफिब्रिलेटर डिवाइस का काम है, जैसी हार्ट के अगर उसको जो रिदम है वो ढंग से नहीं दिख रही है या ढंग से परसीव नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल करंट हार्ट को तुरंत ही दे देगा। ठीक है, इसको हम पेशेंट की बॉडी में यहाँ पर परमानेंट फिक्स कर देते हैं जिनमें अरिदमिया की कंडीशन बनी होती है। तो जैसे ही 50 से नीचे पेशेंट की हार्ट बीट गई तो ये इलेक्ट्रिक शॉक देगा हार्ट को और हार्ट दोबारा से बीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारा हार्ट एक कंडक्शन सिस्टम से ही क्या करता है, बीट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो यूज फॉर लाइफ थ्रेटनिंग अरिदमिया, जिनको लाइफ थ्रेटनिंग अरिदमिया है, इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स हार्ट रिदम को, ये लगातार मॉनिटर भी करता रहता है एंड डिलीवर शॉक व्हेन नीडेड। ठीक है, और जिस टाइम पे ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होती है या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, ठीक है, वेंट्रिकुलर अरिदमिया है, उस टाइम पे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक शॉक जो है हमारे हार्ट को देगा, जिससे कि हमारा हार्ट दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कार्डियोमायोपैथी में जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ऐसे नोड, वो भी डैमेज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एसिस्ट डिवाइस। इसके नाम से पता लग रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि मेन हमारी बॉडी में जो वेंट्रिकल का काम है, जो मेन पंपिंग जो वेंट्रिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड को फेंक रहा है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में किसी की पैथी हो गई है, कार्डियोमायोपैथी हो गई है और पेशेंट को यहाँ पर अगर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसको डोनर हार्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर एसिस्ट डिवाइस में भी रख सकते हैं। ठीक है, LVAD, ठीक है, LVAD डिवाइस में भी रख सकते हैं। ये डिवाइस ये तो टेम्पररी हम लगाएंगे, या फिर जब तक हमको दूसरा हार्ट नहीं मिलता तब तक लगाएंगे, या फिर इसको हम परमानेंट भी रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको एक मशीन से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, एक मशीन होती है, एक कैथेटर मशीन होती है कंप्लीट, तो वो क्या करता है,
उसमें एक पंप लगा होता है, ठीक है। मशीन को हम लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट कर देंगे, उसमें एक पंप जनरेटर होगा, एक इनफ्लक्स मतलब जो ब्लड को बाहर लेके जाएगा आयोटा में, उस डिवाइस का हम एक एंड आयोटा से जोड़ देंगे और दूसरा एंड उसका हमने कहां जोड़ दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल से जोड़ दिया। तो एक भाग जुड़ा है आयोटा से, दूसरा भाग जुड़ा है लेफ्ट वेंट्रिकल से। अगर क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ढंग से पंपिंग नहीं कर पा रहा है तो जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा होगा वो ये इनफ्लक्स मतलब बाहर ले जाना ब्लड को, इनफ्लक्स मतलब ब्लड को बाहर लेके जाना, तो वो ये इनफ्लक्स जो कैथेटर है वो ब्लड को बाहर लेके जाएगा। वहां पर एक पंप लगा होगा, वो कॉन्ट्रेक्शन करेगा और सारे ब्लड को कहां फेंक देगा, आयोटा में फेंक देगा और हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये LVAD डिवाइसेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कुछ टेम्पररी भी होते हैं और कुछ परमानेंट भी होते हैं। टेम्पररी कब यूज करेंगे, जब हमको दूसरा हार्ट मिलने वाला हो, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होने वाला हो, तो हमको कुछ टाइम पीरियड के लिए डिवाइस पेशेंट की बॉडी में लगाना है, ठीक है। तो ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इट हेल्प्स टू पंप ब्लड फ्रॉम लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट टू रेस्ट ऑफ बॉडी। लोअर चैम्बर कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। ऐसा डिवाइस जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को मदद करे कॉन्ट्रेक्शन में, ठीक है। ऐसा डिवाइस जो हमारे किसको मदद कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को मदद कर रहा है कि वो अच्छे से कॉन्ट्रेक्शन कर सके ताकि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। ये हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी है जो कि तब की जाती है जब कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं आता है, कोई भी बाकी सर्जरीज काम नहीं आती। एट द लास्ट ऑप्शन क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ये नाम में इजी लग रहा है सुनने में, बट एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है, क्योंकि पहले तो इसमें डोनर हार्ट हमको चाहिए, ठीक है। फिर एक हमको रेसिपिएंट ढूंढना पड़ेगा जिसका जो सेल है वो हमसे मैच करे, जिसका ब्लड ग्रुप हमसे मैच करे, और बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें पेशेंट से हम इसको ढूंढने में बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है। इतनी जल्दी एकदम से किसी का हार्ट हमको नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस पेशेंट में लगा लेते हैं। तो हार्ट ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, उसकी मैचिंग चाहिए, क्योंकि कई बार दूसरे ऑर्गन को हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें ब्लड मैचिंग भी होनी जरूरी है, सेल मैचिंग होनी जरूरी है, मसल्स की मैचिंग होनी जरूरी है, और पेशेंट की कंप्लीट हेड से लेकर टो तक पूरा का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, पूरा कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें होता है, और हार्ट को मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। फेलिंग हार्ट इज रिप्लेस विद डोनर हार्ट। जो हार्ट बिल्कुल ही फेल हो चुका है, जिसमें बिल्कुल हार्ट फेलियर हो चुका है, बिल्कुल जो मतलब खत्म हार्ट है, मतलब जिसमें बिल्कुल कंजेशन हो चुका है, कार्डियोमायोपैथी बिल्कुल खतरनाक तरीके से हो रखी है, या फिर वो हार्ट बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, तो एट द लास्ट हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। फेलिंग हार्ट इज रिप्लेस्ड विद द डोनर हार्ट। इट्स ए मेजर सर्जरी, एक बहुत बड़ी सर्जरी है। इट इज परफॉर्म लास्ट व्हेन ऑल मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट है फेल्ड, ठीक है। जब सबके सब फेल हो जाए तो एट द लास्ट हम ये हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा जो कार्डियोमायोपैथी सर्जरी है उसमें हम पेशेंट में जो है पेसमेकर इम्प्लांट कर सकते हैं, और एक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी आती है अरिदमिया के लिए, वो कर सकते हैं, वो डिवाइस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट की बॉडी में पेसमेकर भी इम्प्लांट किया जा सकता है अगर पेशेंट में अरिदमिया की कंडीशन बनी है। नेक्स्ट इसमें पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोमायोपैथी। तो एज ए नर्स हम किस तरह से कार्डियोमायोपैथी को मैनेज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, कंडक्ट थोरो असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स कार्डिक स्टेटस, ठीक है। हमको पेशेंट के कार्डिक स्टेटस का पूरा जो असेसमेंट है वो करना होगा, ठीक है। इसमें वो कंप्लीट साइन एंड सिम्पटम्स पता होने चाहिए, पेशेंट को फैटिग तो नहीं है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन तो नहीं है, पेशेंट कैसा फील कर रहा है, उसका चेस्ट पेन कितना हो रहा है। तो हमें कंप्लीट जो अभी प्रेजेंट में पेशेंट के अंदर जो कार्डिक स्टेटस है, उसके सिम्टम्स जो पेशेंट की बॉडी में शो हो रहे हैं, वो सारा हमको इसमें देखना है, ठीक है। उसकी बॉडी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो बीपी है वो कैसा है, पेशेंट को रेस्टलेस फील तो नहीं हो रहा है, उसके जुगुलर वेन्स है वो डिस्टेंशन तो नहीं है। तो कंप्लीट जो कार्डिक स्टेटस है वो हम कैसे देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉनिटर वाइटल साइंस फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। पेशेंट का वाइटल साइन लेना बहुत जरूरी है, कंप्लीट उसका पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, हार्ट के रेट और रिदम कैसे आ रहे हैं
वो सारा आप ईसीजी या फिर इकोकार्डियोग्राफी के डायग्नोसिस से देख सकते हो। तो पेशेंट का वाइटल साइन लेना जरूरी है। नेक्स्ट उसका फ्लूइड बैलेंस, क्योंकि कई बार क्या होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं वो फैल जाते हैं, तो आगे बॉडी में ब्लड को पंप नहीं करते, तो सारा फ्लूइड हमारी बॉडी में बैठ जाता है। इट मीन्स हमारी बॉडी में ओवर रिटेंशन हो रहा है फ्लूइड का, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। तो पेशेंट का फ्लूइड बैलेंस जरूरी है चेक करना। उसका इनटेक और आउटपुट चार्ट बनाएंगे, कितना फ्लूइड पेशेंट ने लिया है, कितना उसके यूरिन में आ रहा है, ठीक है। तो इनटेक आउटपुट इसमें मेंटेन करना, फ्लूइड बैलेंस को देखना एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल रेगुलरली, क्योंकि जो हार्ट में कैल्शियम जो है मेन और पोटेशियम जो है इलेक्ट्रोलाइट है उनका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। तो पेशेंट के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके बैलेंस को देखना। इसमें आप पेशेंट का एबीजी कर सकते हो, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। उसके जो ब्लड है उसमें CO2 का अमाउंट कितना है, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, बाइकार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है, पोटेशियम कैल्शियम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को कंप्लीट देखना। नेक्स्ट यहाँ पर है एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है कार्डियोमायोपैथी के लिए उनको टाइम पे शेड्यूल पे उसके डोसेज के हिसाब से पेशेंट को देना, ठीक है। इसमें जैसे कि एसी इनहिबिटर्स हमारे पास आ गई, डाययूरेटिक्स आ गए, वेसोडायलेटर्स आ गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ गए, तो सारी मेडिकेशन को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, ठीक है, उसको टाइमली पेशेंट को देना। नेक्स्ट है instruct the patients to reduce sodium and water intake and wait daily। क्यों यहाँ पर जरूरी है सोडियम वाटर के इनटेक को कम करना, क्योंकि सोडियम अगर बॉडी में रहेगा तो उसके साथ वाटर भी रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है, बॉडी में अधिक फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है सोडियम और वाटर की रिटेंशन से। और कार्डियोमायोपैथी में जो डायलेटेड फॉर्म कार्डियोमायोपैथी है उसमें ऑलरेडी क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है फ्लूइड का, लंग्स में फ्लूइड भर रहा है, पेशेंट की बॉडी में एडिमा हो रहा है, तो उसको बिल्कुल ही इंस्ट्रक्ट करना पेशेंट को कितना अमाउंट में सोडियम को भी कम करना है, वाटर को भी कम करना है। बट ऐसा भी नहीं करना है कि पेशेंट को बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है, उसको डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करना है। फिर है इनटेक वेट डेली, वेट पेशेंट का रेगुलरली इसमें देखना है, क्योंकि एडिमा के कारण और अन्य किसी चीज के कारण पेशेंट का इसमें वेट गेन भी अधिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंसीडर द एक्टिविटी लेवल स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड यंगर एडल्ट्स। क्यों, क्योंकि जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है वो जेनेटिकली आती है, उसमें जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी देखा गया है वो ज्यादातर यंग एडल्ट्स में देखा गया है, ठीक है, यंग चिल्ड्रंस में देखा गया है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हुए या काफी रनिंग करते हुए जो हार्ट की मांसपेशियां है उनमें हाइपरट्रॉफी हो गई है और अचानक से किसी यंग एथलीट की या फिर किसी यंग बच्चे की क्या हो गई, डेथ हो गई है। तो इसको मेंटेन, इसको देखना, बच्चों को जिसको जेनेटिक हाइपरट्रॉफी है उसके पेरेंट्स को काउंसलिंग करना या फिर यंग एडल्ट को काउंसिल करना कि अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो बीच में पॉज भी लेना है, बीच में रेस्ट भी करना जरूरी है, ठीक है। कंटिन्यूसली फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, बीच में रेस्ट लेना भी जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। अगर नीड है, पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, तो जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 2 लीटर 3 लीटर उतना आप उसको नेजल कैनुला या फिर कैनुला के थ्रू उसको ऑक्सीजन पेशेंट को दे सकते हो, ताकि जो हार्ट पे वर्कलोड है वो कम रहे, ठीक है, और हमारी बॉडी के सेल एंड टिश्यू को एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल सके। नेक्स्ट है टीच पेशेंट्स हाउ टू रिकॉग्नाइज वर्सनिंग सिम्टम्स। पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को पूरी जानकारी देना कार्डियोमायोपैथी की, कि अगर आप उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर रहे हो आफ्टर सर्जरी या फिर उनको सिम्टम्स आ रहे हैं और आपने मेडिसिन दी है उसके बाद डिस्चार्ज कर रहे हो, तो उनको बताना कि अगर घर में आपको इस तरह के कोई सिम्टम दिखाई दे, अगर आपको बॉडी में वेट गेन दिखाई दे है, फिर एडिमा दिखाई दे या फिर चक्कर आए या फिर सांस लेने में दिक्कत हो, तो जो वर्सनिंग सिम्टम, जो खतरनाक सिम्टम्स है कार्डियोमायोपैथी के, तो किस तरह से आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली आना है, ठीक है, और डॉक्टर को दिखाना है। तो वर्सनिंग सिम्टम्स पेशेंट को हम पहचानने में उसकी हेल्प करेंगे, उसकी फैमिली की हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे, उनको उसके बारे में बता के। नेक्स्ट है फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। फॉलो अप क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पेशेंट को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो हमने सर्जरी की है, जो भी हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया है,
क्या उससे पेशेंट की कंडीशन बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसका पहले का फॉलोअप और रेगुलरली उसका फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता लग सके कि उसका हार्ट अब किस तरह से फंक्शन कर रहा है। और फॉलोअप इसलिए भी जरूरी है कि अगर फिजिशियन ने, डॉक्टर ने कोई नई मेडिसिन उसमें इंक्लूड किया है, नया ट्रीटमेंट उसमें इंक्लूड किया है, तो उसको भी हमको देखना है और उसको उसमें लागू करना है, ठीक है। तो पेशेंट का फॉलोअप जरूरी है, उसकी हार्ट की कंडीशन को नोटिस करना, उसको मॉनिटर करना। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रोवाइड इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ऑलरेडी पेशेंट इतनी डिजीज कंडीशन में गुजर रहा है, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, वो इमोशनली बहुत लो फील करेगा, तो उसको उसकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताना, मेडिटेशन करना, कैसे अपनी लाइफ में आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, ठीक है, उसका इस मतलब जो माइंडसेट बना है डिजीज को लेकर उसको डाइवर्ट करना, ठीक है, उसको हमें इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि अपना मन किसी और चीज में लगाओ, जो आपकी हॉबी है, या आपकी हॉबी मतलब ड्राइंग में है या फिर डांसिंग में है, तो किसी भी चीज में अपने माइंड को डाइवर्ट करना या फिर कोई मेडिटेशन एक्टिविटी करना, इस तरह से आप उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे सकते हो। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एज अरिथमिया, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एंड हार्ट फेलियर। और ये बहुत जरूरी है कि कार्डियोमायोपैथी के बाद पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन को होने से पहले देखना, ठीक है, कि पेशेंट में अरिथमिया की कंडीशन तो नहीं आ रही है, इरेगुलर हार्ट बीट तो नहीं है, या फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म तो नहीं हो रहा है, कहीं थ्रोम्बस क्लॉट तो नहीं बन रहा है, या फिर सडनली पेशेंट को कहीं हार्ट अटैक तो नहीं होगा, या फिर अचानक से कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आएगा। इसके अलावा आप पेशेंट को बोल सकते हो कि अपनी डाइट को मॉडिफाई करना, ठीक है, अपनी हार्ट हेल्दी डाइट को लेना, अपनी दिनचर्या में अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना, अल्कोहल स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट कर देना, फैटी डाइट बिल्कुल नहीं लेना, लो सोडियम डाइट लेना है, और रेगुलरली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करनी है, बीच में रेस्ट लेके भी, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप बोल सकते हो। फ्रेंड्स, कार्डियोमायोपैथी के जो तीनों पार्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, या आप उसको जो हिंदी वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए ऐसी नई जो डिजीज है उनकी भी वीडियोस लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू।